स्कूल में पढ़ा था लैक ऑपेरॉन के बारे में और मैंने बताया कि जो ये इस कोर्स का कंटिन्यूअसली जो लॉस हो रहा है दैट विल बी कंपनसेट लाइक विद द ऑनलाइन सेशन एज वेल, क्योंकि मैंने सोचा था कि अब ऑफलाइन ही रखेंगे ऑनलाइन ही रखेंगे, बट लग रहा है कि अब सिर्फ ऑफलाइन सेशन से आपका सेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो अब आपका कोई संडे नहीं, हर संडे कोई भी आपका नेशनल हॉलीडे हो, हर हॉलीडे पे हर दिन आपको लेक्चर मिलेगा, हर दिन, जिससे कि मैं आपका कंटेंट टाइम पर कवर कर पाऊँ। ठीक है, लाइक आई अंडरस्टैंड कि जो मेरा कंसर्न है आपके लिए वो समझ पाए आप। तो आज हमें लैक ऑपेरॉन के बारे में बात कर रहे थे कि लैक ऑपेरॉन होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था लैक ऑपेरॉन का एक एग्जांपल लेके कि लैक ऑपेरॉन मतलब लैक्टोज ऑपेरॉन। देखिए ऑपेरॉन होते क्या है, ये जीन का एक क्लस्टर्स होते हैं जो जीन रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। आपका अगर नॉर्मल एक ट्रांसक्रिप्शन जीन देखोगे, ऐसी जीन का वो पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शनली कैपेबल हो, तो जीन में आपके प्रमोटर होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन होती है और टर्मिनेटर पोर्शन होता है। ठीक है, तो प्रमोटर से आपका आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है, फिर स्ट्रक्चरल जीन प्रोटीन में कन्वर्ट होती है और टर्मिनेटर पे वो ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाता है। यही था हमने अभी तक देखा था। लेकिन अगर इस जीन को रेगुलेट करना हो, स्विच ऑन और या स्विच ऑफ करना हो, मतलब उसको कंटिन्यूअसली रेगुलेट करना हो, तो इसके लिए ऑपेरॉन काम में मदद करता है। इसमें ऑपरेटर होता है जो कि प्रमोटर के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो कि मदद करता है आपको इस लॉक ऑपेरॉन को चलाने में। आज मैं इसी सब आपसे डिस्कस कर रहा था और एक बेस्ट एग्जांपल, आई थिंक प्रतिभा अगर लेक्चर सुन रही होगी तो मैंने शायद उसके उनका एक बेस्ट एग्जांपल दिया था कि अगर उन्हें गोलगप्पे पसंद है, ओके, तो सेम एग्जांपल मैं अगेन यूज करता हूं, तो कभी भी वो चपाती की तरफ नहीं जाएंगी। तो वैसे ही अगर एक बैक्टीरिया को, ई कोलाई को अगर कंटिन्यूअसली ग्लूकोज मिल रहा है एज देयर कार्बन सोर्स, तो वो कभी भी बेटा कभी भी ध्यान रखिएगा वो लैक्टोज को नहीं खाएंगे। लेकिन अगर आपने, और लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, तो जब अगर वो लैक्टोज ग्लूकोज मिल रहा है तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्यों बनाएंगे लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए। लेकिन अगर मान के चलिए कि उनके पास मजबूरी में उनको लैक्टोज दे दिया, अब जिंदा रखने के लिए लैक्टोज भी खाना पड़ेगा, तो लैक्टोज को खाने के लिए वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम का उपयोग करेंगे और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज उस लैक्टोज को डिसोशिएट कर देगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के अंदर। वो ग्लूकोज को आसानी से खा लेंगे और खत्म करके डाइजेस्ट करके खत्म कर देंगे। तो वही था कि अगर आपको इससे प्रतिभा का एग्जांपल आप बताया कि मैंने, अगर आपको गोलगप्पे पसंद है तो ठीक है, चपाती की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको गोलगप्पे नहीं मिल रहे, लॉकडाउन टाइम में जैसे देखा था, तो चपाती खानी पड़ रही थी, तो काम ऐसे ही करना पड़ेगा। तो इन केस अगर आपको एग्जांपल में इकोलाई को लूं, अगर इकोलाई को लैक्टोज मिल रहा है, ठीक है, तो उसको सिर्फ लैक्टोज ही मिल रहा है, तो लैक्टोज अगर सिर्फ लैक्टोज ही मिल रहा है तो मजबूरी में उसको बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम रिलीज करना पड़ेगा, जिससे उसको डाइजेस्ट करके खा पाए, वरना इकोलाई मर जाएगा। लेकिन अगर उसको इकोलाई को ग्लूकोज मिल रहा है तो क्या वो बीटा ग्लैक्टोसाइड एंजाइम बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा। तो उस वक्त अपनी वो जीन तो उसके पास हमेशा रहती है, उसको बना, क्योंकि जीन क्या होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है, और प्रोटीन किसके थ्रू बनती है? जीन के थ्रू बनती है। तो अगर वो प्रोटीन बन रहा है तो जीन के थ्रू बन रहा है, मतलब जीन तो प्रेजेंट है, बट वो जीन स्विच ऑन या स्विच ऑफ रहती है। अगर उसको लैक्टोज मिल गया है, अगर उसको ग्लूकोज है उसके पास, उसका फेवरेट फूड है, तो वो अपने बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम को बनाने वाले जीन को स्विच ऑफ कर देगा। और लेकिन अगर उसको लैक्टोज मिल रहा है तो मजबूरी में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उस बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही हम यहीं पे स्टडी कर रहे थे कि ऐसे ही इस तरीके के आपके मेटाबॉलिज्म काम करते हैं। तो वैसे ही ये ऑपेरॉन बहुत टाइप के हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिर्फ ऑपेरॉन आपके प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है, यूकैरियोटिक के अंदर ऑपेरॉन नहीं पाए जाते, क्योंकि प्रोकैरियोटिक के अंदर जो जीन होती है पॉलीसिस्टोनिक होती है और यूकैरियोटिक के अंदर जो जीन होती है वो मोनोसिस्टोनिक होती है। क्लियर हो गया? तो हम जैसे कि एग्जांपल देख रहे थे, लैक ऑपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, अरेबिनोज ऑपेरॉन, हिस्टिडीन ऑपेरॉन, वैलिन ऑपेरॉन। तो वैरायटी ऑफ ऑपेरॉन पाए जाते हैं जो वैरायटी ऑफ लाइक मेटाबॉलिज्म करते हैं। क्लियर हो गया? तो इन ऑपेरॉन में अगर आप देखोगे, तो जैसे एक बार मैं यहाँ पर आता हूँ, तो एक पहले ये देख लीजिए, ये भूल जाइए भी क्या लिखा हुआ है, इसको 2 मिनट छोड़िएगा। इस ऑपेरॉन में आप देखोगे तो इस ऑपेरॉन के अंदर पहला आपका है, जैसे कि ये आपका प्रमोटर है, ये आपका ऑपरेटर है और ये आपका स्ट्रक्चरल जीन है, जो ZYA आपके स्ट्रक्चरल जीन है। तो आपका जो प्रमोटर, आपका जो ऑपरेटर और आपका ये ZYA स्ट्रक्चरल जीन है, और इसके बाद में आपका टर्मिनेटर होता है जो उन्होंने लिखा नहीं है फिलहाल। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये, अब आप देखोगे ZYA, आपका देखोगे ZYA जो है आपकी, देखिए एक बार रुकिएगा, चलो मैं मार्क कर देता हूँ। देखिए
ये आपका प्रोमोटर होता है जो कि हमने पढ़ा एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है। ये आपका ऑपरेटर होता है जो कि इसको रेगुलेट करने में मदद करता है। इसके अलावा ये तीनों आपको जो दिख रही हैं वो आपकी स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। ये स्ट्रक्चरल जीन क्या होती है? प्रोटीन बनाती है और प्रोटीन बना के डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम का फॉर्मेशन करती है। तो जो जेड होती है वो बनाती है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ये देखिए जेड क्या बना रही है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बना रही है। वाई क्या बना रही है? परमीएज बना रही है। और ए क्या बना रही है? ट्रांस एसिटाइलेज बना रही है। मैं तीनों का मतलब समझाऊंगा अभी, धीरे धीरे एक एक का मतलब समझाऊंगा। मतलब एक एक डिफरेंट डिफरेंट जीन डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रोटीन बना रही है। तो ये तो मोनोसिस्टोनिक का काम है। अगर मोनोसिस्टोनिक में क्या होता है, हमारी जीन मोनोसिस्टोनिक है, हमारी डीएनए केवल एक ही तरह का एमआरएनए बनाएगी, लेकिन इसकी एक जीन तीन तरीके के एमआरएनए बना रही है और तीन तरीके के एमआरए तीन तरीके के डिफरेंट प्रोटीन बना रहे हैं और तीन तरीके के डिफरेंट प्रोटीन तीन तरीके के डिफरेंट एंजाइम्स बना रहे हैं। ठीक है बेटा, तो मैं बताऊंगा होते क्या है सब, चिंता मत कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो जो मैंने आपको बताया वही था कि जेड जीन जो है बीटा ग्लैक्टोसाइडेस बनाती है, क्योंकि अगर मान के चलो, क्योंकि जीन तो इसके ऑलरेडी प्रेजेंट है, सबके पास सारी जीन होती हैं, बट कौन सी जीन किस टाइम पे काम करेगी वो सिचुएशन मैटर करती है। ठीक है, जैसे कि जेड जीन जो है, जेड जो जीन है वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेस बनाती है, जिसकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है लैक्टोज को मेटाबोलाइज करके डिसोशिएट करके ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देना। वाई जीन परमीएज बनाती है। परमीएज क्या होता है? परमीएज का काम क्या होता है? परमीएज का काम क्या होता है? परमीएज, ध्यान रखिएगा, परमीएज का काम क्या होता है? जो लैक्टोज को, अब क्या होता है, जो इकोलाई को खाना, अब मान के चलो जिसको गोलगप्पे पसंद है उसके अंदर चपाती जाना भी बड़ा टेढ़ा काम है, अंदर चपाती जाना भी। तो वैसे ही इकोलाई के लिए जो लैक्टोज है वो बड़ी मुश्किलों से अंदर जाता है, उसको पसंद ही नहीं है, कौन लेगा लैक्टोज। अब लैक्टोज अगर उसको मेटाबोलाइज करना है तो लैक्टोज को अंदर तो खाना ही पड़ेगा, मुंह में तो लेना ही पड़ेगा। तो उसके लिए परमीएज एंजाइम निकलता है। परमीएज क्या करता है? लैक्टोज की सेल के अंदर परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, ये लेकिन बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, ज्यादा अमाउंट में नहीं। जैसे ही पहले क्या करेगा? परमीएज एंजाइम आएगा, परमीएज क्या करेगा? लैक्टोज को उठा के सेल के अंदर डाल देगा। अब सेल के अंदर, इकोलाई के अंदर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम आएगा जो लैक्टोज को डिसोशिएट कर देगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के अंदर। फिर ए जीन आएगा। ए जीन होता है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम होती है। ट्रांस एसिटाइलेज, इसका फंक्शन अभी तक नोन नहीं है, प्रोबेबली ऐसा माना जाता है कि ये ग्लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। तो उसके लिए तो फायदा है, ग्लैक्टोज भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज से पहले से ही था, लैक्टोज को डिसोशिएट किया तो उसको फायदा हो गए। ठीक है, ध्यान रखना है ये सारी जीन होती है लैक ऑपेरोन का पार्ट होती है, बट ये सारी जीन काम करेंगी या नहीं करेंगी ये एक डिफरेंट फंक्शन है। तो सारी जीन अगर काम करती हैं, सारी जीन अगर मिलकर काम कर रही हैं तो वो सारी जीन होती हैं मिलकर काम करती हैं, और नहीं करती हैं ये अलग अलग पार्ट है। तो जीन स्विच ऑन होना और जीन को स्विच ऑफ हो जाना ये दो डिफरेंट मैकेनिज्म है। मतलब सारी जीन तो पहले से प्रेजेंट है, बट अगर जब जिसकी जरूरत ही नहीं है वो चीज आप क्यों यूटिलाइज करोगे? तो जीन को ऑफ कर दो। अगर आपके घर में मान के चलो 3 कमरे हैं, आप एक कमरे में बैठे हो, सारे फैमिली के मेंबर एक कमरे में बैठे हैं, तो दोनों रूमों की लाइट थोड़ा ना आप जलाओगे, रिमेनिंग 2 कमरों की उनकी लाइट को स्विच ऑफ कर दो ना। ठीक है, उनकी रूम को लाइट को स्विच ऑफ कर दीजिए, जिस रूम में बैठे हैं उस रूम की लाइट ओपन करेंगे। अगर आपके फैमिली के मेंबर अगर तीनों कमरों में जब डिवाइड हो जाएंगे, जब अपनी लाइट ऑन कर दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि जिसमें आपकी लाइट ऑफ है उसमें लाइट नहीं है, लाइट तो उसमें भी है, बट आपने ऑफ कर रखा है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। वैसे यहां पर होता है। सो लाइक ये तीनों जो जीन होती हैं ये लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में मदद करती हैं, और लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को मदद करने में ये तीनों जीन आपस में एक साथ काम करती हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर इन केस लाइक एग्जांपल के लिए इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, मान के चलो कि एग्जांपल के लिए, अगर इन एग्जांपल के लिए अगर इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर क्या है, मैं 2 मिनट बताऊंगा क्या होता है। तो पहले यहां देखिए, दिस इज योर, एज आई टोल्ड यू, इसको भूल जाइए भी, इसको भी भूल जाइए, सिर्फ यहां देखिए। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे प्रमोटर, यहाँ पे ऑपरेटर जेड वाई ए। ठीक है, अगर मान के चलो उसको गोलगप्पे मिल गए, तो गोलगप्पे बन गए तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनेगा, परमीज भी नहीं बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज भी नहीं बनेगा। तो मतलब ये जीन आपस में काम नहीं करेंगी, मतलब स्विच ऑफ हो जाएंगी, मतलब डाउन, लाइट ऑफ कर देंगे। अब वो लाइट ऑफ होती कैसे है? तो क्या होता है, यहाँ पे एक इनिबिटर जीन होती है, इनिबिटर जीन होती है, ये इनिबिटर एमआरएनए बनाती है, रिप्रेसर एमआरएनए कह सकते हो या इनिबिटर एमआरएनए कह सकते हो। और ये इनिबिटर एमआरएनए ये बनाता है आपका रिप्रेसर, ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। ठीक है, अब ये रिप्रेसर जो प्रोटीन है ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद में, ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद में ये ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है और ऑपरेटर से जाके बाइंड कर लेता है।
कर लिया। तो एक्चुअली बाइंड कैसे करता है, ये इस तरीके से बाइंड करता है, इस तरीके से बाइंड करता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इससे जुड़ नहीं पाता, और जब इससे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ नहीं पाएगा तो सोचिए स्ट्रक्चरल जीन काम कैसे करेंगे, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा ही नहीं प्रमोटर से, तो काम कैसे करेंगे। ध्यान रखिए, इनिबिटर जो प्रोटीन है ये आरएनए रिप्रेसर आरएनए बनाता है, रिप्रेसर आरएनए रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, और जाके वो रिप्रेसर प्रोटीन किससे जुड़ता है, ऑपरेटर से जुड़ता है, जिसकी वजह से वो ऑपेरॉन से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ नहीं पाता और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो यहां पर ये जो इंड्यूसर, ये काम, ये इंड्यूसर नहीं है, ये आपका इनिबिटर है, रिप्रेसर बोल सकते हो। और इनिबिटर मतलब आई फॉर इनिबिटर, आई इज नॉट फॉर इंड्यूसर, इंड्यूसर डिफरेंट वर्ड है, मैं अगेन कह रहा हूं, मैं बाद में बताऊंगा इंड्यूसर क्या होता है। आई हियर फॉर इनिबिटर। अब इसका पी क्या है, पी होता है, देखिए अगर कोई भी एक जीन है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, जो कि ये भी कुछ ना कुछ तो ये में एमआरएनए बना ही रही है, तो है भी तो ये स्ट्रक्चरल जीन, तो इस हर एक स्ट्रक्चरल जीन का अपना प्रोमोटर तो होता ही है, तो ये इस जीन का, ये जो है ना ये पी है, ये इस जीन का प्रोमोटर है, और इस जीन के जो प्रोमोटर है वो ये है। तो ये है कि कब आपका, अगर आपको गोलगप्पे मिल रहे हैं तो क्यों अपना आप काम बढ़ाओगे, क्यों आप खाने के लिए चपाती पे डिपेंडेंट रहोगे। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, मान के चलो कि आपको गोलगप्पे नहीं मिल रहे, लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, घर में जैसा बना वैसा खाना पड़ रहा था, तो अब आपके लिए वैसा, अब उसके लिए जिंदा रहना है तो सारे काम भी करने पड़ेंगे। तो होता है क्या है, इनिबिटर का काम है अपना रिप्रेसर एमआरएनए बनाना, फिर ये रिप्रेसर एमआरएनए है, रिप्रेसर प्रोटीन है। लेकिन अब होता है क्या बेटा, लैक्टोज आया, लैक्टोज एज ए इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है, जो इंड्यूसर है ना ये लैक्टोज है, ये दिख रहा है, ये इसे कहते हैं, ये लैक्टोज है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लिख लेना अपनी बुक में, ये लैक्टोज है, ये लैक्टोज आया, इस लैक्टोज ने क्या किया, लैक्टोज आया और लैक्टोज आया और ये दिख रहा है, ये लैक्टोज है, और ये इससे जाके जुड़ गया, और इससे जाके जुड़ने पे उसने इस तरह का एक इनएक्टिव रिप्रेसर बना लिया, और जैसे ही अब इसने रिप्रेसर को क्या किया, इनएक्टिव कर दिया, और रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया तो ये ऑपेरॉन से अब नहीं जुड़ पाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज इससे जुड़ जाएगा, और लैक एमआरएनए बना के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स बना लेगा। तो यहाँ पे जो इंड्यूसर है ना, वो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पर है लैक्टोज है, ठीक है। अब अगेन समझ में आ गया। तो अगर इसमें आपको कोई इंड्यूसर मिल ही नहीं रहा था, यहाँ पे लैक्टोज नहीं मिल रहा था, यहाँ पे लैक्टोज मिल रहा है, तो यहाँ पे जब तक लैक्टोज है ही नहीं मीडियम के अंदर, तो ये एंजाइम क्यों बनाएगा, ये बीटा ग्लैक्टोसाइड क्यों बनाएगा, ये परमीज क्यों बनाएगा, ये ट्रांस एसिटाइलेज क्यों बनाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो इनिबिटरी जीन होती है, रिप्रेसर एमआरएनए बनाती है, इनिबिटर एमआरएनए बनाती है, जो इनिबिटर प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। फर्दर दैट इनिबिटर प्रोटीन, इनिबिटर जो प्रोटीन है दैट एसोसिएट विद द ऑपरेटर। अब क्या होता है, देखिए मान के चलो कि ये आप एग्जांपल के लिए, कि ये आपका एग्जांपल के लिए ये आपका प्रोमोटर है और ये आपका ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये आपका प्रोमोटर है, ये आपका ऑपरेटर है। तो जो रिप्रेसर जो प्रोटीन होती है वो मतलब इनके इस यहाँ आके जुड़ जाता है, यहाँ पे बैठ जाता है ऐसे। अब जब यहाँ पे बैठेगा तो भैया प्रोमोटर कैसे जुड़े, आरएनए पॉलीमरेज से प्रोमोटर से कैसे जुड़ेगा, तो जिसकी वजह से सिस्टम काम करना बंद कर देता है और ये सिस्टम चालू रहता है। बस यही है, ठीक है बेटा, बस यही चीज और कुछ नहीं है डायग्राम में। तो ध्यान रखिएगा, रेगुलेटरी जीन सिंथेसाइज रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है। और रेगुलेटरी प्रोटीन, ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, जो रेगुलेटरी प्रोटीन है वो इंड्यूसर की तरह भी काम कर सकता है और नेगेटिव रिप्रेसर की तरह भी काम कर सकता है। इंड्यूसर की तरह भी काम करेगा और नेगेटिव रिप्रेसर की तरह भी काम कर सकता है। तो रेगुलेटरी प्रोटीन का नेगेटिव रिप्रेसर कब होता है, इन द presence of the preferred carbon resources glucose, regulatory gene synthesize the repressor protein। देखिए ये जो ना आई है, आई इसको आप इनहिबिटरी प्रोटीन बोल सकते हो, आई इनहिबिटरी जीन बोल सकते हो, रिप्रेसर जीन बोल सकते हो, और इसको रेगुलेटरी जीन बोल सकते हो। तीन नाम है आई के, इनहिबिटरी जीन दूसरा बोलिएगा, रेगुलेटरी जीन तीसरा बोलिएगा, रिप्रेसर जीन, आपको जो अच्छा लगे वो। तो कब ये रिप्रेसर जीन नेगेटिव रिप्रेसर की तरह काम करेगा, नेगेटिव रिप्रेसर मतलब कब वो आरएनए जब ऑपरेटर से बाइंड अप हो जाएगा और अपने ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिविटी को शट डाउन कर दिया, कब करेगा कि जब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपेरॉन से बाइंड होता है, ऑपेरॉन से बाइंड होने की वजह से अब जब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपेरॉन के ऑपरेटर रीजन से बाइंड अप करेगा, ऑपेरॉन के ऑपरेटर रीजन से बाइंड अप करेगा, ऑपेरॉन के ऑपरेटर रीजन से बाइंड अप करेगा, ऑपरेटर के ऑपेरॉन से जो ऑपेरॉन है उसके ऑपरेटर रीजन से बाइंड अप करेगा, जिससे कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर से नहीं जुड़ पाता, ठीक है। और जिसकी वजह से ऑपेरॉन से जुड़ नहीं पाता और लैक ऑपेरॉन शट डाउन हो जाता है, मतलब अपना काम ही नहीं करेगा। लैक ऑपेरॉन, ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे लैक ऑपेरॉन का काम क्या है, लैक ऑपेरॉन का काम है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म।
लैक ऑपेरॉन का काम है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ये जो जीन आपको दिख रही है, ये जो जीन आपको दिख रही है, ये जो पूरा जीन का जो ऑपेरॉन है, ये जो पूरा जीन का जो ऑपेरॉन है, ये जो लैक ऑपेरॉन है, इसका काम ही लैक्टोज मेटाबॉलिज्म है। लेकिन किस कंडीशन में स्विच ऑफ होता है और किस कंडीशन में स्विच ऑन होता है, ये दोनों डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो इसको हम नेगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं। देखिए नेगेटिव रेगुलेशन हो गया, रिप्रेसर एमआरएनए है, ये इन द प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब लैक्टोज नहीं है, तो लैक्टोज नहीं तो बंद हो जाएगी जीन ये। तो इसने क्या किया, ऑपरेटर्स आगे जोड़ गया, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से नहीं जोड़ पाया। अब होता है पॉजिटिव इंड्यूसर की तरह काम करेगा। अगर मान के चलो कि उसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो लैक्टोज अब काम चलाना पड़ेगा, लैक्टोज खाना पड़ेगा, तो लैक्टोज को खाने के लिए लैक्टोज लैकोपेरोन काम करेगा। लेकिन लैकोपेरोन काम करेगा, अब लैकोपेरोन काम करेगा तो यहाँ पे जो लैक्टोज होता है इंड्यूसर की तरह काम करता है। तो ये क्या होता है, रेगुलेटरी जीन के थ्रू सिंथेसाइज किए गए उसके प्रोटीन के जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है उसके साथ जाके बाइंड अप कर देता है, और उसके रिप्रेसर प्रोटीन को, जो आपकी रिप्रेसर प्रोटीन है, उस रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से इनएक्टिवेट कर दिया, अब वो ऑपरेटर से जुड़ नहीं पाएगा और प्रोमोटर रीजन के साथ आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा और स्ट्रक्चरल जोइन प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है कि लैक्टोज जो होता है सबसे पहले परमेज एंजाइम की मदद से सेल के अंदर ट्रांसफर होता है और क्योंकि क्या होता है कि जो like a very low level of expression has to be present in cell all time, otherwise lactose cannot be enter at the cell। मतलब कि जो लैक ऑपेरॉन का हमें मतलब कहने का मतलब है कि जो लैक ऑपेरॉन का जो एक्सप्रेशन है थोड़ा बहुत तो हमेशा काम करना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि लैक्टोज जो होगा वो सेल में कभी एंटर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आपको सेल लैक्टोज परमीज एंजाइम तो हमेशा थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा, वरना उसको पता कैसे चलेगा कि लैक्टोज मीडिया के अंदर है, क्योंकि लैक्टोज जब तक वो एंटर नहीं करेगा जब तक पता कैसे चलेगा कि लैक्टोज आ चुका है। तो परमीज एंजाइम तो थोड़ा बहुत हमेशा काम करना ही चाहिए, क्योंकि परमीज एंजाइम का काम है लैक्टोज की परमेबिलिटी को बढ़ाना है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसाइज्ड बाय सबस्ट्रेट। मतलब क्या कहते हैं, जो रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसाइज्ड बाय द सबस्ट्रेट। मतलब जो एसेंशियली वास्तविकता में इस जरूरी है कि जो लैक ऑपेरॉन का रेगुलेशन है हम देख सकते हैं कैसे, जब वो एंजाइम किसी सबस्ट्रेट को बाइंड अप कर रहा है, मतलब तोड़ रहा है, तो मतलब लैक ऑपेरॉन चालू है। अगर वो लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोसाइडेज के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, लैक्टोज और ग्लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब हमारा लैक ऑपेरॉन चालू है। तो लेकिन ध्यान रखना कभी भी ग्लूकोज और लैक्टोज हमेशा इंड्यूसर की तरह काम नहीं करते, हमेशा लैक्टोज ही करेगा, और उसको बोलते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। ये देखिए यहाँ आपने क्या किया, रिप्रेसर ऑफ एमआरएन था, ये इंड्यूसर, ये क्या है आपका लैक्टोज है, ये इसके साथ जुड़ गया और रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर दिया, और लैक ऑपेरॉन ने आपके लैक एमआरएनए बने, स्ट्रक्चरल जीन ने अपने काम किया और डिफरेंट डिफरेंट के एंजाइम्स बने, और डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स बनके डिफरेंट डिफरेंट काम करेंगे। दैट वाज योर लैक ऑपेरॉन। अब हम थोड़ा सा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए आपको पता है कि जो एक ह्यूमन का जो डीएनए का एक सीक्वेंस होता है एक यूनिक होता है, ठीक है, हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक इंडिविजुअली एक जीनोम सीक्वेंस होता है। तो डिफरेंट आपने पढ़ा होगा, मूवीज में भी देखा होगा, जो बेसिकली क्राइम पेट्रोल और जो वैरायटी ऑफ सीरियल्स आते हैं उनमें देखते हैं कि कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। आपको पता है जो दो इंडिविजुअल्स हैं, दो इंडिविजुअल्स का जो जीनोमिक सीक्वेंस होता है हमेशा डिफरेंट होता है। दो इंडिविजुअल का जो जेनेटिक सीक्वेंस होता है हमेशा डिफरेंस होता है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि जेनेटिक सीक्वेंस वो इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है, 99% ऑफ जेनेटिक मेकअप सेम रहता है, केवल 1% जेनेटिक मेकअप ही जिसका दो ह्यूमंस के बीच में डिफरेंट होता है। ओके, तो एक क्वेश्चन था हमेशा साइंटिस्ट के माइंड में, क्वेश्चन रहा कि अगर एक पूरा ह्यूमन का हमें डीएनए का सीक्वेंस पता चल जाए कि पूरे ह्यूमन के अंदर सोचिए कितने ज्यादा, मैंने बताया था कि इतना बड़ा डीएनए का सीक्वेंस है कि आप पूरे मून को 4 बार घेर सकते हो अपने डीएनए से। तो उसका अगर सीक्वेंस पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा डीएनए कौन सा प्रोटीन बना रहा है। तो इसको एस्टैब्लिश करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, और ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट केवल एक कंट्री का प्रोजेक्ट नहीं था, ये 5 कंट्री से मिलकर शुरू किया था, और इंडिया उसमें सब पार्टनर था, पार्टनर नहीं था। ओके, तो जैसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक स्टैब्लिश हुई तो इट वाज आइसोलेट, मतलब फिर क्या हुआ कि जब जेनेटिक इंजीनियरिंग की स्टार्ट हुआ तो डीएनए को आइसोलेट करना, फिर उसको प्लाज्मिड के साथ उसको कॉम्बिनेट करके उसको एक सेल के अंदर डालना, होस्ट सेल में डालना, और फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन कराना, तो ये आसान हो चुका था। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 1990 के अंदर, जो 2001 में बंद भी कर दिया गया।
क्योंकि इनका जो मेन टारगेट था वो खत्म हो चुका था, लेकिन स्टिल अभी भी कुछ ना कुछ क्वेरी साइंटिस्ट के माइंड में रहती ही है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है, और इस प्रोजेक्ट का जो मेजरली जो ऑब्जेक्टिव था, ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा जीनोम, कौन सा न्यूक्लियोटाइड किस पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करता है। तो ह्यूमन जीनोम में अगर आप देखोगे 3 into 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं, मतलब हैप्लॉइड की बात करें। डिप्लॉइड में ध्यान रखना 6.6 into 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं। अगर आप देखोगे पर बेस पेयर की कॉस्ट 3 यूएस डॉलर है। अगर पर बेस पेयर की कॉस्ट 3 यूएस डॉलर है, तो टोटल अगर एस्टिमेट देखोगे तो 9 बिलियन यूएस डॉलर हो जाती है पूरे सीक्वेंस की कॉस्ट। तो अब एक कंट्री भी इसको सह नहीं सकती, इतनी बड़ी कॉस्ट थी। तो 5 कंट्री ने मिलकर इस पे इसको काम किया था। और अगर आप जो सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके कहीं लिखोगे तो सही ना, ये सीक्वेंस इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, ये सीक्वेंस, जैसे अपनी नोटबुक बनाते हैं, जैसे जनरल बनाते हैं, तो ये सीक्वेंस कौन सा आइडेंटिफाई कर रहा है, कौन सा सीक्वेंस क्या कर रहा है, तो उनको पेजेस में लिखना बहुत जरूरी था। तो हर एक पेज में मान के चलो कि इफ ईच पेज ऑफ बुक कंटेन 100 लेटर, मतलब 1000 लेटर है। अगर एक पेज की बुक में 1000 लेटर है, तो एक ईच बुक कंटेन 100 पेजेस, देन द 333 अगर मान के चलो हर एक पेज में अगर आप 100 लेटर लिखते हो, 1000 लेटर लिखते हो, तो हर एक बुक के अंदर 1000 पेज होते हैं। तो सारे ह्यूमन जीनोम को रखने के लिए 3300 बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो एक सिंगल ह्यूमन सेल से मिलेगा। फ्रॉम ए सिंगल ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं। पूरा अगर ह्यूमन सेल के बारे में डिस्कवरी करनी है ना, तो आपको ना जाने कितनी बुक्स चाहिए होंगी, पूरी पूरी लाइब्रेरी कम पड़ जाएगी। एक सिंगल ह्यूमन के सेल को, जीनोम को रखने के लिए आपको कम से कम एक 3300 बुक्स रखनी पड़ेगी। तो जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया 1990 में, तो एक नई ब्रांच भी शुरू की गई, जिसमें हम बायोलॉजी की इंफॉर्मेशन को, देखिए आप कोई इतना आसान तो है नहीं कि बायोलॉजी की इंफॉर्मेशन ली और कॉपी पेन लिखना शुरू हो गया। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो है नहीं। इट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो सारे जो सीक्वेंस थे वो कंप्यूटर में डालने थे, क्योंकि कंप्यूटर ही सबका एनालिसिस करता था। तो इसी के बाद में जब एसजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने एक नया एरा शुरू किया बायोलॉजी के अंदर, जिसको बोला गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जहां पे हम बायोलॉजी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज मैंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स में काम किया है, आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो उसमें हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, लिपिड के स्ट्रक्चर को, कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर को, प्रोटीन डीएनए के स्ट्रक्चर को हम कंप्यूटर में एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज आप देखते भी होंगे मूवी में, कंप्यूटर में डीएनए का स्ट्रक्चर चलता रहता है, प्रोटीन को एनालिसिस किया जाता है। कोरोना वायरस का जब आरएनए को आइसोलेट किया गया था, तो कंप्यूटर में उसका स्ट्रक्चर देखा गया था। तो बहुत सारे साइट है, वेबसाइट्स हैं, ओके, जो कि इसको सपोर्ट करती हैं। तो एक बहुत अच्छा एक में लाइक इस बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी और एक बहुत बड़ा फील्ड भी है। ओके, तो गोल क्या है इसके? जो मेन गोल है कि जैसे पहले ऐसा माना जाता था कि ह्यूमन के जीन, डीएनए के अंदर कम से कम 1 लाख से ऊपर जीन है, लेकिन अब इसको खत्म किया गया। अब बोला जाता है केवल 20,000 to 25 जीन सी उसके अंदर केवल इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो मेन गोल था कि ह्यूमन के डीएनए का 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर को आइडेंटिफाई करना। 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर तो कम से कम आइडेंटिफाई करें। अगर आप देखोगे, अगर आप यहां देखोगे तो 3 into 10⁻6 6 की पावर 6 की 10 की पावर 6 9 बेस पेयर है। तो कम से कम उसमें 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर को हमें उनको आइडेंटिफाई करना था। ओके, स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस और इंप्रूव द टूल फॉर डेटा एनालिसिस। मतलब कहने का मतलब, जो आपने डेटाबेस में डाल दिया, उनके बाद में एनालिसिस भी तो करना पड़ता है ना, कौन सा डेटा क्या बता रहा है। और इसके अलावा ये से फायदा मिला कि हमें पता चला कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने में मदद मिला, कि जैसे कि अगर आप सोच रहे हो कि अगर ह्यूमन का आइडेंटिफाई किया, बहुत सारे बैक्टीरिया को भी आइडेंटिफाई किया गया, साथ में मंकीज का आइडेंटिफाई किया गया, तो पता चला कि ह्यूमंस और मंकीज में बड़ी सिमिलरिटी है। तो मतलब ये इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर, फिर उसकी जो टेक्नोलॉजीज को यूज किया गया इंडस्ट्रीज के अंदर। आज वैरायटी ऑफ वैक्सीन बनाई जाती हैं, वैरायटी ऑफ इंसुलिन जो प्रोटीन्स बनाए जाते हैं। तो ये क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ही एक आउटपुट था। फिर उसके अलावा एथिकल और सोशल इश्यूज। अब प्रॉब्लम क्या था कि इससे प्रोजेक्ट चल रहा था तो बहुत सारे एथिकल इश्यूज भी आए, जिसमें ह्यूमन क्लोनिंग को बैन किया गया और प्लांट क्लोनिंग को प्रमोट किया गया। तो ऐसे बहुत सारे एथिकल इश्यूज थे, जिसको हम बोलते हैं एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज, ELSI। ठीक है, जो कि अराइजेस हुए कि हमें ऐसे चीजों पे ध्यान भी रखना है, ऐसा ना हो कि इस प्रोजेक्ट का कोई नेगेटिव यूज हो जाए। तो ये सब चीज का ध्यान भी रखा गया। ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को खत्म करके हम इकोलॉजी को शुरू करते हैं। ओके, धन्यवाद।